તો આજે જ્યાં પર જુઓ ત્યાં એક જ ચર્ચા અને તે છે ચંદ્રયાન-3 ના લેન્ડ થવાની ગણતરીની મિનિટો બાકી છે, રાહ જોવાઈ રહી છે। ઈસરોની નજર આસમાન પર છે ને બીજી તરફ સમગ્ર દુનિયાની નજર જે આસમાનમાંથી તસવીરો આ લેન્ડર મોકલાવશે અને તેમાં પણ ત્રિરંગો જ્યારે લહેરાતો હશે ત્યારે જે ગર્વ હશે એક એક ભારતીયને એક ક્ષણ ઐતિહાસિક બની રહેશે। આ સીધી તસવીરો એક ગ્રાફિક્સના માધ્યમથી આપને દર્શાવી રહ્યા છે કે કેવી રીતે આખી પૃથ્વીથી લઈને ચંદ્ર સુધીની ભ્રમણ કક્ષા પૂરી કરી અને આ યાન ચંદ્ર સુધી પહોંચ્યું છે અને લેન્ડ થશે, જે બાદ રોવર તેમાંથી બહાર આવશે અને વધુ કેટલીક નજદીકીથી આપણે ચંદ્રની જમીન હોય કે ત્યાંના વાતાવરણની જાણકારી પણ મળી રહેશે અને એની સાથે સાથે ભારતીય ત્રિરંગો થોડા સમય પહેલા, થોડા દિવસ પહેલા જ આપણે આઝાદીનો દિવસ મનાવ્યો 15મી ઓગસ્ટ અને 23 ઓગસ્ટ આજે, જ્યારે તમામ ભારતીયો માટે ગર્વની વાત મિશન મૂન, જેને લઈને ઈસરોની પણ અનેક અપેક્ષા સતત ઈસરો તરફથી પણ ટ્વીટ કરવામાં આવી રહ્યા છે, જે ગતિવિધિઓ થઈ રહી છે તેને લઈને। તો ચંદ્રની ધરતી પર દેશનો ત્રિરંગો લહેરાશે, એક ક્ષણ ઐતિહાસિક હશે। તમામ વૈજ્ઞાનિકોની નજર સતત છે, જે પ્રોગ્રામ સેટ કર્યો છે તે અનુસાર 6:04 ચંદ્રયાન-3 લેન્ડ કરશે ચંદ્ર પર। તો એક તરફ ગ્રાફિક્સના દ્રશ્યો છે તો બીજી તરફ જે રીતે આખી ઓર્બિટની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે તે આપને દર્શાવી રહ્યા છે। અને સાથે સાથે એ પણ જાણીશું કે ચંદ્રયાન છે જેણે અત્યાર સુધીની આ ભ્રમણ કક્ષા પૂર્ણ કરી તે કેવી રીતે પૂર્ણ કરી, કેવી રીતે પ્રોગ્રામ સેટ કરેલા હોય છે। સુરતના એજ્યુકેટર સ્પેસ સેન્ટરથી અમારી સાથે ओमकारजी જોડાયા છે। ખૂબ ખૂબ સ્વાગત આપનું। ओमकारजी, सबसे पहला सवाल ये था कि जिस तरह से ये पूरा प्रोग्राम सेट किया हुआ है, अभी कुछ ही मिनट्स बाकी है, 6:04 पर ये लैंड होगा। जब इसे बनाया जाता है तो किस तरह से प्रोग्राम सेट किया जाता है कि ये सक्सेसफुली लैंड करे, जिस टाइम पे उन्होंने सेट किया है उसी टाइम पर वो लैंड करेगा क्या? हाँ, एक्चुअली ये जो पूरा प्रोसेस है इट स्टार्ट 40 डेज बैक, 40 दिन पहले से शुरू हो गया जब लॉन्च हो गया चंद्रयान-3। यानी 14 जुलाई, उसी दिन ये पूरा उसका ऑर्बिट, कौन से दिन कौन से ऑर्बिट में जाएगा, ये सारा प्री प्लान होता है, मैथमेटिकली कैलकुलेटेड होता है। ओके, नाउ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लास्ट के 15 मिनट। उसे कहते हैं हम 15 मिनट्स ऑफ टेरर, क्योंकि इस 15 मिनट में लगभग लैंडर को 100 किलोमीटर नीचे जाना है और उसकी अलाइनमेंट बदलनी है। वो पहले हॉरिजॉन्टल होता है, फिर उसको वर्टिकल होना पड़ता है, ठीक है, और फिर सॉफ्ट लैंडिंग करनी पड़ती है। सो इसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाते हैं। अब जो लास्ट जो 15 मिनट्स है उसमें जो प्रोसेस होती है पूरी ऑटोमेटेड होती है, यानी हम यहां से अब कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते। फर्स्ट लास्ट 15 मिनट्स में जैसे ही पहुंच गया लैंडर, वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा। इसलिए उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस, या फिर हम कहे बाय आवर वर्च्यू, हम लोग एंड एज एन इंडियंस वी आर वेरी गुड एट मैथ्स। सो और ये हमने पहले भी करके दिखाया है, जैसे मंगलयान का मिशन था, इवन चंद्रयान-2 was actually very well planned, and now Chandrayaan-3 is planned very accurately with advanced equipments. That's why we are hoping that there is 100% guarantee that this time we will land successfully and we will get a crucial data about the moon की यानी चंद्रमा की कई सारी इंफॉर्मेशन जो अभी तक किसी देश के पास नहीं है, वो डेटा हमारे पास होगा।
ओमकार जी, एक सवाल ये भी होता है कि आपने कहा कि ये थोड़ा एडवांस है, तो चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 कितना एडवांस है और कौन सी ऐसी जानकारी है जो वहां पे हमें मिल सकती है? दूसरी एक बात कि आपने कहा कि सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो जो तापमान है वहां का, जो एटमॉस्फेयर है, उसके हिसाब से ये ज्यादा ठंडा होता है या गर्म होता है? कैसे ये सॉफ्ट लैंडिंग किया जाता है, मतलब किस हिसाब से उस प्रोग्राम को सेट किया जाता है? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो मून का सरफेस है ना, ओवरऑल सरफेस, उस पर हमेशा टेम्परेचर वेरी करता रहता है, यानी -150 डिग्री से लेके +200 डिग्री तक चला जाता है। मतलब मैक्सिमम तापमान 200 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम भी -200 तक चला जा सकता है। लेकिन स्पेशली जब हम साउथ पोल की बात करते हैं, नाउ इस साउथ पोल के आसपास लगभग जब से ह्यूमंस है अर्थ पे, तब से लाइट ही नहीं पहुंची है। तो वहां का जो तापमान है वो लगभग -200 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है। अब एडवांसमेंट क्या की है इसमें, तो पहले कैसे था, हमारे पास इतना डेटा नहीं था। चंद्रयान 2 के टाइम पे जो लूनर साउथ पोल है, उसका इतना डेटा किसी कंट्री के पास एक्यूरेट डेटा नहीं है। बट चंद्रयान 2 के बाद हमने हमारी मिस्टेक से सीखा, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया और लगभग 3900 इमेजेस लिए हैं उस लोकेशंस के, और ये सारा प्री प्रोग्राम्ड चंद्रयान 3 के लैंडर के अंदर है। अब ये चंद्रयान 2 में कैसा था, सीधा डायरेक्ट लॉन्च करने वाला था। एक बार ऑटोमेटेड शुरू हो गया तो सीधा जाएगा और मून की सरफेस पे लैंड करेगा। अब इस बार उन्होंने क्या किया है, उसको 1 किलोमीटर का रेडियस दिया है। अगर कोई लोकेशन पर्टिकुलर उसके लिए सूटेबल नहीं है तो वो 60 मीटर के ऊपर से ही उसको सेंस कर लेगा और अपने आप को शिफ्ट कर पाएगा। अगेन यहां तक ध्यान दिया गया है कि मान लीजिए कि अगर कम्युनिकेशन ही बंद हो जाता है हमारा, हम उसको आगे वाले एक्शंस ही नहीं बता पाएंगे, तो तभी भी उसके जो लेग्स है लैंडर्स के इतने स्ट्रांग बनाए गए हैं कि अगर लैंडर लास्ट 7.4 किलोमीटर जो है उस ड्यूरेशन में कम्युनिकेशन मिस कर देता है, तभी भी सेफ लैंड तो कर पाएगा। अब ये जो हमारा लैंडर और रोवर वो है, वो 14 अर्थ डेज के लिए, मतलब 14 हमारे दिन, पृथ्वी पे जो 14 दिन होते हैं यानी 24 घंटे के, वो यानी कि लूनर 1 डे, उसके लिए ऑपरेटिव रहेगा। ओंकार जी, जिस तरह से आपने ये पूरी जानकारी दी, एक सवाल ये भी होता है कि ये जैसे एडवांस है चंद्रयान 3, आने वाले वक्त में इससे क्या क्या ज्यादा जानकारी निकल कर आएगी? क्योंकि ये जो आपने बताया कि कैसे सॉफ्ट लैंडिंग होगा, कैसे प्रोग्राम सेट किया हुआ है, पर इसी के साथ साथ ये जानना भी इतना ही जरूरी है कि ये आने वाले वक्त में भारत को कितना फायदेमंद रहेगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, पहले से ही मेरे हिसाब से स्पेस एक रेस रही है हमेशा सारी कंट्रीज में। बहुत सारी, जैसे शुरुआत जब हुई थी स्पेस रेस की, तो रशिया और यूएस, इनकी बहुत जबरदस्त रेस चली थी। उनके मिशंस के बाद मिशंस चल रहे थे, और अब स्पेस सुपर पावर होने के लिए बहुत सारे देश, स्पेस एलिट्स होने के लिए बहुत सारे देश खुद को तैयार कर रहे हैं। अगर हम इसको लैंड करा लेते हैं तो हम ये अपना मार्क रख देते हैं कि इवन दो वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, इन फील्ड ऑफ स्पेस सेक्टर हमने एलिट ग्रुप में एंट्री कर ली है। एक्चुअली में ये तो हमने मंगलयान के साथ ही कंफर्म कर लिया था, लेकिन स्पेशली बाकी जो देश है, अभी बड़े देश छोड़ दीजिए, जैसे यूएस, रॉसकॉस्मोस, ईएसए, इन कंट्रीज को अगर छोड़ दे जिनकी खुद की स्पेस एजेंसीज है, लेकिन बाकी जो वर्ल्ड में देश है उनकी एक नजर रहती है हर एक स्पेस सेक्टर में काम करने वाले देश पे। अब इंडिया के पास हमेशा से एक एडवांटेज रहा है, दैट इज अवर लो बजट। देखिए, जैसे अगर हम देखें, जो रशिया का लूना 25 था, वो लगभग 10 दिन में, यानी लगभग 10-12 तारीख अगस्त को वो लॉन्च हुआ और 22 तारीख को लैंड होने वाला, 21 तारीख को लैंड होने वाला था, यानी 10-12 दिन में मून तक पहुंच गया, वेरेज हमको 40 दिन लगे। बट अगर हम दोनों तरफ बजट्स की बात करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। इसी वजह से बाकी सारे देश है ना, उनकी नजर इंडिया पे है कि इफ वी डू इट इन लो बजट, देन जो छोटे बड़े देश है
उनके लिए भी स्पेस सेक्टर में एंटर करने का इसरो एक वे हो सकता है।